हेलो फ्रेंड, ऑनलाइन क्लासेस पर आप सभी लोग का स्वागत है। खैर मकदम दोस्तों, मैं आज सीआरपीसी का एमसीक्यू जो 50 डेली क्वेश्चन मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराता हूं। और मैं आपसे एक ही दरख्वास्त है कि अभी तक जो हमारे चैनल है ऑनलाइन ला क्लासेस, जो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे के माध्यम से आप पीसीजे यूपी एपीओ और उसके साथ साथ जो है आप बिहार पीसीजे या अदर जुडिशरी एग्जाम के लिए बहुत ही मुफीद है। अब तक जो हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं कोई वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगी। एवरीवन, मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं अपने टॉपिक पे बात करता हूँ, जो टॉपिक है आपराधिक मामलों का अंतरण यानी ट्रांसफर ऑफ क्रिमिनल केसेस की बात करता है, जो सेक्शन 406 से लेकर 412 तक बताया गया है। पहला क्वेश्चन ये कहता है कि पहला क्वेश्चन हम ये देखते हैं कि आपराधिक मामले में एक दूसरे न्यायालय तथा अपील को एक दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरित करने का सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार किस धारा में निहित है। तो सर्वोच्च न्यायालय का जो उच्चतम न्यायालय की बात करता है किस सेक्शन में निहित है, तो सेक्शन 406 है। कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 406 है। ओके, अब देखते हैं दूसरा सवाल। मामलों तथा अपील को एक दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरित करने का सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार निम्नलिखित किसके आवेदन पर प्रयुक्त किया जा सकता है। तो ये जो आवेदन है ट्रांसफर करने का, तो भारत के महान्यायाधीश तथा महाधिवक्ता के आवेदन पर क्या है, ट्रांसफर किया जा सकता है। अब उसके बाद में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा कहता है दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा सत्र न्यायाधीश के मामले अपीलों को अंतरित करने का अधिकार से संबंधित है। तो सेक्शन 408 है। कौन सा सेक्शन है? सेक्शन नंबर 408 है। चौथा सवाल देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा न्यायालय आपराधिक मामलों के अंतरण हेतु अधिकृत नहीं है। तो सर्वोच्च न्यायालय के मामले को अंतरण कर सकता है। किस सेक्शन में? 406 है। उच्च न्यायालय 407 में है। सत्र न्यायालय 408 में है। विशेष मजिस्ट्रेट का न्यायालय ये अंतरण नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद में मैं बात करूंगा, ये टॉपिक है दंडादेशों का निष्पादन, निलंबन, परिहार और लघुकरण। क्या है? सस्पेंशन है, रिमिशन है एंड कम्युनिकेशन ऑफ सेंटेंस है, जो सेक्शन 413 से लेकर 435 तक बताया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की कौन सी धारा उच्च न्यायालय के गर्भवती महिला की सजा के लघुकरण कर सकता है। यानी जो गर्भवती महिला है अगर उसे मृत्युदंड दिया गया तो उसको सजा को क्या क्या कम किया जा सकता है। तो कौन सा सेक्शन है? सेक्शन है 416 है। कौन सा सेक्शन है? 416 है। दूसरा सवाल है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की किस धारा का संबंध कारावास की सजा के दौरान गुजारी गई कैद में अवधि क्या होगी। तो सेक्शन जो है डी है 428 है। गुजारी गई अवधि का सेक्शन क्या है? 428 है। ठीक है। क्या अर्थदंड के भुगतान में चूक के लिए दी गई सजा को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 428 के मुजरा किया जा सकता है? उत्तर है नहीं। अर्थदंड के भुगतान में चूक हो गई है तो उस कंडीशन के दौरान 428 के अंतर्गत जो है क्या मुजरा किया जा सकता? तो उत्तर साफ है, नहीं किया जा सकता है। ठीक है। अब उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 428 के अंतर्गत किसी दोषी व्यक्ति द्वारा भोगी गई निरोध की अवधि को किस दौरान मुजरा नहीं किया जा सकता है। यानी 428 के अंतर्गत किसी दोषी व्यक्ति द्वारा भोगी गई निरोध की अवधि को किस दौरान जो है मुजरा नहीं किया जा सकता है। तो जो इसका उत्तर है, इसका उत्तर देखते हैं हम। इसका उत्तर है डी, किसी अन्य मामले में। क्या है? किसी अन्य मामले में जो है ये बात कही गई है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 428 के जो प्रभाव हेतु छूट का प्रावधान करती है, अभियुक्त द्वारा भोगी गई निरोध की अवधि मुजरा किया जा सकता है। तो कहाँ किया जा सकता है? तो उत्तर है पारित की गई कारावास की मूल अवधि के विरुद्ध। यानी
पारित की गई जो जो उसकी कारावास है, उसकी जो टाइम है, उस टाइम की जो अवधि के विरुद्ध की जा सकती है। ठीक है, और ये सीपीसी में कहाँ बताया, तो ऑर्डर 8 रूल 6 में बताया गया है। ठीक है, अब उसके बाद में सवाल ये है कि किसी अवधि हेतु कारावास की सजा को उसके मामले के विचार के दौरान अभियुक्त द्वारा भोगी गई निरोध की अवधि के विरुद्ध मुजरा नहीं किया जा सकता है। ऐसे सजा क्या है, तो प्रथम ऐसे सजा जो अर्थदंड का भुगतान की चूक की गई हो। बलात्कार में क्या क्या मुजरा किया जा सकता है, देशद्रोह अपराध में मुजरा किया सकता है, और प्रथम से कोई, तो उत्तर जो अर्थदंड भुगतान में चूक हो, ऐसी स्थिति में क्या मुजरा नहीं किया जा सकता है। अब उसके बाद में मैं देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 7, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 428 के अंतर्गत जो है अभियुक्त द्वारा भोगी गई निम्नलिखित निरोध की अवधियों में से किसी एक मामले में कारावास की सजा मुजरा किया जा सकता है, किसी एक मामले में कारावास सजा अदंड में नहीं किया जा सकता है, किसी मामले का अनबेचे विचारक के द्वारा भोगी गई निरोध की अवधि, और उसके बाद में जो है किसी समान मामले के अन्वेषक तथा विचारक के द्वारा भोगी गई निरोध, और उसके बाद में उपरोक्त में से सभी, तो उत्तर इसका जो है मामले के अन्वेषक के तथा विचारक के दौरान भोगी गई अवधि को निरोध है मुजरा किया जा सकता है। क्या है, मुजरा किया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, एक व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अपराध हेतु आजीवन कारावास की सजा दी गई है। समुचित सरकार की सजा अवधि की न्यूनतम किस अवधि हेतु कम कर सकती है, तो उत्तर है सी, यानी 14 वर्ष तक कर सकती है। निम्नलिखित में से कौन सी कथन सही है, जब मृत्युदंड को धारा 433 के अधीन आजीवन कारावास में तब्दील कम कर दिया जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को कारावास तब तक जो है रिहा नहीं किया जाएगा जब तक उसका सजा ना काट लिया हो। तो उत्तर क्या है, 14 वर्ष। कितना है, तो 14 वर्ष है। ठीक है, दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आजीवन कारावास की सजा का लघुकरण कौन सा कर सकता है, तो उत्तर है ए, समुचित सरकार। कौन कर सकता है, समुचित सरकार कर सकता है। अब उसके बाद में कहता है, दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत किसी सजा के निष्पादन हेतु प्रत्येक वारंट किसके द्वारा जारी किया जाना चाहिए, तो दंड प्रक्रिया संहिता किसी सजा के निष्पादन हेतु प्रत्येक वारंट किसके द्वारा जारी किया जाना चाहिए, तो उत्तर है इसका जो है ऐसे न्यायाधीश अथवा मजिस्ट्रेट जिसने सजा पारित की हो अथवा कार्यालय में उसकी अनुमति द्वारा ये बताया गया है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि जो जमानत और बंधपत्र के बारे में ऊपर प्रोविजन ए टू बेल एंड बाउंड्स के बारे में बात कर 436 से लेकर 450 तक। दोस्तों, अब ये बात करते हैं कि किसी जमानती अपराध में जमानत एक अधिकार के रूप में स्वीकृति की जाती है, यानी किसी जमानती अपराध में जमानत एक अधिकार के रूप में स्वीकृति की जाती है किसी पुलिस अधिकारी के न्यायालय द्वारा, उपरोक्त में ए भी दोनों द्वारा, तो उपरोक्त में से ए भी दोनों द्वारा। ठीक है, उत्तर सी। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2, जमानत शब्द किसी अभियुक्त अथवा गिरफ्तार व्यक्ति को शासक तिहाई को इंगित करता है, तो जो है अन्वेषण के दौरान पुलिस द्वारा, किंतु जांच के दौरान मजिस्ट्रेट द्वारा नहीं, जांच के दौरान मजिस्ट्रेट द्वारा, किंतु विचारक के दौरान न्यायालय द्वारा नहीं। सी कहता है विचारक के दौरान न्यायालय द्वारा, किंतु पुनर्विचार के दौरान नहीं। और डी कहता है कि जो है पुलिस मजिस्ट्रेट अथवा न्यायालय द्वारा अन्वेषण अथवा विचार के दौरान। तो क्या है उत्तर, जिसका डी है, पुलिस मजिस्ट्रेट अथवा न्यायालय द्वारा अन्वेषण अथवा विचार के दौरान। ठीक है, अब उत्तर देखते हैं दंड प्रक्रिया संहिता। 436 के प्रयोजनार्थ एक गिरफ्तार व्यक्ति क्या कर सकता है, एक निर्धन व्यक्ति माना गया है और यदि वो अपनी गिरफ्तारी को तुरंत जमा देने में असमर्थ हो। ये भी कहता है एक निर्धन व्यक्ति माना गया है यदि वो अपनी गिरफ्तारी में 1 सप्ताह जमा देने में असमर्थ हो। न्यायालय से ऐसी कोई धारा नहीं बनाएगा। डी कहता है ऐसे धारा बनाने का कोई प्रश्न नहीं, क्योंकि अपराध जमानती है तथा व्यक्ति को जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा भले ही वो प्रत्याभूत प्रस्तुत करने में असमर्थ हो। तो उत्तर इसका जो है बी है। क्या उत्तर बी है, एक निर्धन व्यक्ति माना गया है यदि वो अपनी गिरफ्तारी के 1 सप्ताह में जमा देने में असमर्थ हो। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 436 ए विचार के लंबित रहते किसी अभियुक्त को जमानत प्रदान करने का प्रावधान करती है। तो कहाँ करती है, तो उत्तर है सी, उसके विचाराधीन अपराध हेतु
विनिर्दिष्ट कारावास की अवधि पूरी कर ली हो। क्या है? उसने विचाराधीन अपराध हेतु विनिर्दिष्ट कारावास की अवधि पूरी कर ली हो। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 437 के अंतर्गत आजमंती अपराध के मामले में मजिस्ट्रेट अपने समक्ष प्रस्तुत किए गए व्यक्ति को जमानत पर रिहा कर सकता है। कब रिहा कर सकता है? तो उत्तर है डी, उपरोक्त में से सभी कंडीशन में। क्या है? अब देखते हैं। 10 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय अपराध हो, यदि व्यक्ति मृत्युदंड अथवा जीवन कारावास के दंड से दंडित किए जाने योग्य न प्रतीत हो रहा हो, यदि व्यक्ति पूर्व में मृत्युदंड अथवा जीवन कारावास अथवा 7 वर्ष से अधिक का दंडनीय अपराध हेतु दोषी सिद्ध न हो चुका हो। तो इन कंडीशन में अगर नहीं है तो सभी को जमानत दिया जा सकता है। अजमानतीय अपराध के मामले में जमानत संबंधी प्रावधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो क्या सही नहीं है? तो इसका जो उत्तर है गा है, उत्तर क्या कहता है? ऐसे अभियुक्त को जमानत नहीं दी जा सकती है जिसकी अन्वेषण के दौरान साक्ष्यों द्वारा पहचान किया जाना, यानी ऐसे अभियुक्त को जमानत नहीं दिया जा सकती है जिसकी अन्वेषण साक्ष्यों द्वारा पहचान किया जाना तेज हो। ठीक है। अब उसके बाद में जो है क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है केवल निम्नलिखित स्थितियों को छोड़कर एक महानगर मजिस्ट्रेट किसी अभियुक्त को अजमानती अपराध के लिए जमानत पर रिहा कर सकता है। कब कर सकता है? तो जो उत्तर है कि यदि ये विश्वास करने का पर्याप्त आधार मौजूद हो कि अभियुक्त को मृत्युदंड अथवा जीवन कारावास से दंडनीय अपराध का दोषी रहा हो। दूसरा कहता है कि बी कहता है यदि ये विश्वास करने का पर्याप्त आधार मौजूद हो कि अभियुक्त किसी संज्ञेय अपराध का दोषी रहा हो तथा वो 7 वर्ष के लिए किसी दंडनीय अपराध हेतु पहले दोषी सिद्ध हो चुका हो। और उसके बाद में तीसरा कहता है कि वो पूर्व में जो है 3 वर्ष पूर्व में जो है 3 वर्ष से अधिक दंडनीय संज्ञेय अपराध के लिए 2 या 2 अधिक से अवसरों को दोषी सिद्ध हो चुका हो। ठीक है। उपरोक्त में से तो उत्तर है उपरोक्त में सभी। अब दंड प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित में से कौन सी धारा अग्रिम जमानत का प्रावधान करती है? तो अग्रिम जमानत का प्रावधान तो संहिता की धारा 438 करती है। कौन सी धारा करती है? 438 करती है। गिरफ्तारी की आशंका, यानी गिरफ्तारी की आशंका से ग्रसित किसी व्यक्ति को ही दी गई जमानत को क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? अग्रिम जमानत कहा जाता है। 438 में बताया गया। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के अंतर्गत अग्रिम जमानत किसके द्वारा की जा सकती है? तो उपरोक्त में से डी, यानी जो सत्र न्यायालय द्वारा की जा सकती है, उच्च न्यायालय द्वारा की जा सकती है। ठीक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। दंड प्रक्रिया संहिता के जमानत तथा बंधपत्र संबंधी प्रावधान के अंतर्गत किसी बंधपत्र की राशि निर्धारित करने के संबंध में सामान्य नियम ये है कि इससे जो है क्या करेगा, अब ये जो है बंधपत्र के अत्यधिक नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? अत्यधिक नहीं होना चाहिए। बंधपत्र के अंतर्गत अर्थदंड क्या है? पूर्ण अथवा आंशिक तौर पर प्रेषित किया जा सकता है। क्या है? पूर्ण तथा आंशिक तौर पर क्या है? प्रेषित किया जा सकता है। उसके बाद में प्रतिभू बंधपत्र बदले नगद की अनुमति दंड प्रक्रिया संहिता की धारा के अनुसार दी जा सकती है। तो दंड प्रक्रिया संहिता अनुसार धारा 445 के तहत दी जा सकती है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 446 के अंतर्गत किसी मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश किसके समक्ष अपील होती है? तो उत्तर ए है, सत्र न्यायाधीश द्वारा अपील होती है। दंड प्रक्रिया संहिता के निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान अपील से संबंधित नहीं है? तो अपील से संबंधित प्रावधान जो है 450 से नहीं है। धारा 86 भी अपील से संबंधित है, 449 भी अपील से, 454 भी अपील से संबंधित है। अब बात करते हैं संपत्ति, यानी डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी, जो 451 से लेकर 462 तक है। ठीक दोस्तों। अब इसके संबंधित जो हम बात करेंगे, विचार के पूर्व होने से संपत्ति के व्यय के आदेश दंड प्रक्रिया संहिता किस धारा के अधीन पारित किए जाते हैं? तो उत्तर है बी, धारा 452 के अधीन पारित किए जाते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता के धारा 451 के अंतर्गत आदेश होता है, तो आदेश होता है ए, मध्यवर्ती आदेश होता है। क्या आदेश होता है? मध्यवर्ती आदेश होता है। दंड प्रक्रिया संहिता 452 के तहत आपराधिक न्यायालय द्वारा विचारणा की समाप्ति पर संपत्ति की बेन हेतु आदेश के संदर्भ में निम्न से क्या सही नहीं है? तो क्या नहीं सही है? नष्ट किए जाना, जब्त किए जाने या कब्जा के अधिकार का दावा करने वाले सुपुर्द किए जाने के द्वारा। तो जो इसका उत्तर है जो है उसका संपत्ति का स्वामित्व किसी व्यक्ति को हक के घोषणा किया जाना, ये जो है उत्तर डी है, इसका सही है। उत्तर डी क्या कहता है जो है उसमें क्वेश्चन क्या कहता है कि 452 के अंतर्गत आपराधिक न्यायालय द्वारा विचार समाप्त का संपत्ति बेन हो तो आदेश के संदर्भ में क्या सही है? सही नहीं है। तो नष्ट किए जाने की संपत्ति जो है ये सही है।
क्या है, ये नष्ट किए जाने सही है, जब्त किए जाने द्वारा सही है, और उसके बाद में कब्जे का अधिकार का दावा करने वाले व्यक्ति को सुपुर्द करने किए जाने ये भी सही है। और डी क्या है, डी क्या कहता है, ये कहता है संपत्ति के स्वामित्व तो किसी व्यक्ति के हक घोषणा के द्वारा। तो ये क्वेश्चन जो है गलत है। ठीक, विचार की समाप्ति यानी विचार की समाप्ति पर एक आपराधिक न्यायालय कौन सा आदेश जारी कर सकता है? अगर ट्रायल जो है समाप्त हो जाता है तो जो ट्रायल कोर्ट है वो कौन सा जो ऑर्डर पास कर सकता है? तो उत्तर है सी, ए बी दोनों, यानी ऐसे व्यक्ति को अचल संपत्ति कब्जे के बहाली जैसे आपराधिक बल के उपयोग अथवा दोषी व्यक्ति के द्वारा आपराधिक सूचना बेदखल कर दिया गया हो, उससे अश्लील सामग्री को नष्ट किया जाना जिसके संबंध में दूषित दर्ज की गई हो। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 451 या 452 अनिवार्यता आपराधिक न्यायालय द्वारा संपत्ति की बेंच से संबंधित है। क्या है, तो दोनों बीच के बुनियादी अंतर क्या है? तो इसका उत्तर है बी, इसका उत्तर बी, दोनों बीच की बुनियादी क्या है? धारा 451 जो है विचार के दौरान आकर्षित होती है। क्या है ये? विचार की जांच के दौरान जो है आकर्षित होती है, जबकि 452 जो आपराधिक विचार को पूरा होने पर जो है पूरा होने पर करती है। उत्तर बी है। ठीक, अब बात करते हैं दंड प्रक्रिया संशोधन अधिनियम 2005 द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 467 में 10 रुपये से कम शब्द को किन शब्दों में प्रस्थापित किया गया है? तो उत्तर है 500 रुपये, 500 रुपये को 500 रुपये में प्रस्थापित किया गया है। ठीक, अब दोस्तों मैं यहीं से जो है आपको जो है इरेगुलर प्रोसीडिंग के बारे में बताऊंगा। दोस्तों ये देखते हैं क्या कहता है। अनियमित कार्रवाई जो 460 से लेकर 466 तक बताया गया है। किस सेक्शन में बताया गया है? अनियमित कार्रवाई 460 से लेकर 466 तक बताया गया है। अब क्वेश्चन ये है कि ऐसी अनियमितताएं जो किसी विचार के लिए क्या है, किसी विचार के लिए जो है विचार के लिए दूषित नहीं करती है, उल्लेख दंड प्रक्रिया संहिता के धारा में किया गया है। तो उत्तर है 460 में किया गया। किस सेक्शन में किया गया? 460 में किया गया है। किसी मजिस्ट्रेट द्वारा की गई एक अनियमितता निम्नलिखित में से किसके कार्यवाही को दूषित नहीं करेगा? भरण पोषण हेतु आदेश देने के लिए, सदाचार हेतु प्रतिभूति देने की मांग करने के लिए, सा अभियुक्त माफी देने के लिए, किसी अपराध पर संक्षिप्त विचार करने के लिए, सा अभियुक्त माफी देने के लिए। क्या है उत्तर है? सा अभियुक्त को माफी देने के लिए। क्या कहता है क्वेश्चन जो है, किसी मजिस्ट्रेट द्वारा की गई, अगर वो की गई जो इरेगुलर प्रोसीडिंग की गई है तो उसे कार्यवाही को क्या है इरेगुलर नहीं डिक्लेयर किया जाएगा। तो क्या है? सा अभियुक्त को माफी देने के लिए। मजिस्ट्रेट द्वारा कार्यवाही करने हेतु अधिकृत न होने पर कार्यवाही कब दूषित होगा? तो कार्यवाही कब दूषित होगा? तो कार्यवाही जो है किसी अपराध के संक्षिप्त विचार करने पर जो है कार्यवाही को दूषित होगा। धारा 94 ये कार्यवाही दूषित नहीं होगा, 176 कार्यवाही दूषित नहीं होगा, 306 कार्यवाही दूषित नहीं होगा। ठीक, एक आपराधिक न्यायालय के समक्ष जारी कार्यवाही दूषित हो जाती है। क्या है? एक आपराधिक न्यायालय के समक्ष जारी कार्यवाही दूषित हो जाती है यदि पीठासीन मजिस्ट्रेट जो विधि द्वारा ऐसा करने का अधिकृत न हो। क्या ना हो? उत्तर इसका किसी अपराध का संक्षिप्त विचार करता हो। उत्तर क्या? किसी अपराध का संक्षिप्त विचार करता हो। निम्नलिखित में से किसी मजिस्ट्रेट की कौन सी अनियमितता जिसके लिए वो कानून द्वारा अधिकृत नहीं है कार्रवाई को दूषित कर सकती है? तो जो इसका उत्तर है सा है, ग है। दंड प्रक्रिया संहिता के धारा 152 खंड सी के अंतर्गत किसी भी अपराध का संज्ञान लेना जो है कार्रवाई क्या है वो दूषित करता है। उसके बाद में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत विचार दूषित करने वाले अनियमितता को उल्लेख किस धारा में किया गया है? तो अनियमितता को उल्लेख जो है धारा 461 में किया गया है। एक मजिस्ट्रेट निम्नलिखित में से कौन सी अनियमितता कार्रवाई जिसके लिए वो विधि द्वारा अधिकृत नहीं है कार्यवाही को दूषित नहीं करता है? दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 397 के अंदर पुनर्विचार के अधिकार का उपयोग करने हेतु अभिलेख मंगवाना। और उसके बाद में कहता है कि दंड प्रक्रिया संहिता 191 खंड अथवा बी के अंतर्गत किसी अपराध का संज्ञान करना, किसी अपील के निर्णय। दंड प्रक्रिया संहिता के धारा 446 के अंतर्गत आदेश पुनर्विचार। तो उत्तर जो इसका जो है बी है। क्या होता है? दंड प्रक्रिया संहिता 191 खंड ए अथवा खंड बी के अंदर किसी अपराध का संज्ञान लेना। क्या है? किसी अपराध का संज्ञान लेना जो है क्या कहता है कि जो है मजिस्ट्रेट निम्नलिखित में कौन सा अनियमितता जिसके लिए वो विधि द्वारा अधिकृत नहीं है कार्रवाई को दूषित नहीं करता है? तो यही 191 और बी के तहत वो कार्य करता है, तो कार्रवाई जो है दूषित नहीं है।
दोस्तों अब मैं जो है अपराधों का संज्ञान लेने का जो परिसीमा काल है मैं कल बताऊंगा। दोस्तों हमारे साथ बने रहे। थैंक यू, धन्यवाद।